नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइंस के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें मनुष्य के पाचन तंत्र में सम्मिलित अंगों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो इनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक आपकी आहार नाल है और दूसरा सहायक पाचन ग्रंथियां हैं। इन दोनों से मिलाकर आपका पाचन तंत्र बनता है। अब सबसे पहले अगर इसमें हम बात करें आहार नाल के बारे में, आहार नाल आपकी क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से भाग आते हैं। यह एक लंबी और सतत नलिका है जो मुख से गुदा तक फैली होती है। मनुष्य की आहार नाल लगभग 30 फीट लंबी होती है जो निम्नलिखित भागों में बटी रहती है। अब ये 30 फीट इसकी लंबाई होती है। कौन कौन से भागों में ये बटी होती है, यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे पहला भाग है मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय और आंत। आंत में भी आपकी दो होती हैं, एक आपकी छोटी आंत और एक आपकी बड़ी आंत। तो इन सब के बारे में डिटेल से आगे हम बात करेंगे जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मुख गुहा के बारे में, मुख गुहा आपकी क्या होती है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। मुख गुहा में जीभ और दांत होते हैं। स्वाद का अनुभव करने के लिए जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वे स्वाद का अनुभव करती हैं। आगे आप देखें, मम्स या फिर गलसुआ क्या है। यह पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन और दर्द होने लगता है। अगर हम बात करें मुख गुहा में पाचन को लेकर, पाचन किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर आप देखें, पाचन का प्रारंभ मुख गुहा से ही हो जाता है जहां भोजन को लार की सहायता से मथा जाता है। तो पाचन का जो स्टार्टिंग है वो आपकी मुख गुहा से होती है। यहाँ पर लार के द्वारा भोजन को मथा जाता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, पैरोटिड ग्रंथि, सब मेडिबुलर ग्रंथि और सब लिंगुअल ग्रंथि। ये 3 आपकी लार ग्रंथियां होती हैं। सभी लार ग्रंथियां लार स्त्रावित करती हैं जिसमें 99% जल होता है तथा 1% एंजाइम होते हैं। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के पाचन एंजाइम होते हैं, एक आपका टॉयलिन है और दूसरा आपका लाइसोजाइम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। इनका काम क्या होता है, लार में टॉयलिन नामक एंजाइम भोजन के स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोज में तोड़ देता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम और थायोसाइनेट आयन भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो लाइसोजाइम का काम क्या है, सूक्ष्म जीव और जो आपके जीवाणु होते हैं इनको नष्ट करते हैं। भोजन में उपस्थित लगभग 30% मड का पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है। तो लगभग भोजन का 30% जो आपका स्टार्च है उसका पाचन मुख गुहा में आपका होता है। इस पीडीएफ को मैं एप्लीकेशन पर शेयर कर दूंगा, तो एप्लीकेशन पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, संदीपनी एकेडमी हटा के नाम से। उसके साथ साथ वहां पर टेस्ट सीरीज भी आपकी लॉन्च कर दी गई है, तो उन सबको जाकर भी आप देख सकते हैं। आगे आप देखें, अगला है दांत। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत आपके पाए जाते हैं। मनुष्य विषम दंती होता है। 4 प्रकार के कौन कौन से दांत होते हैं, एक आपका कृदंत, दूसरा आपका रदनक, तीसरा आपका अग्र चबाणक और चौथा आपका चबाणक। अब ये दांत कहाँ कहाँ कौन सी पोजीशन पर पाए जाते हैं, तो इनको चित्र के माध्यम से आप समझ पाएंगे। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कृदंत आपके आगे वाले दांत होते हैं, रदनक आपके ये बीच वाला दांत होता है, अग्र चबाणक आगे वाले 2 दांत होते हैं आपके, और चबाणक पीछे वाले 3 होती हैं। ये आपके स्थायी दांत हैं। और ये लास्ट वाले जो आपका तीसरा वाला ये चबाणक होता है लास्ट वाला, ये लगभग 20 वर्ष की आयु में निकलता है। यहाँ पर आप देखें और डिटेल में तमाम जानकारी आपको दी गई है। कृदंत आपके क्या होते हैं, सबसे आगे के दांत है जिनका काम भोजन को काटना होता है। रदनक का काम क्या होता है, नुकीले दांत होते हैं जिनका काम भोजन को फाड़ना होता है। तो इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे, कृदंत का काम है इसको काटना और रदनक का काम है इसको फाड़ना। और जो आपके अग्र चबाणक और जो चबाणक होते हैं इनका काम भोजन को पीसना होता है, इनको गाल दांत भी कहा जाता है। तीसरे चबाणक लगभग 20 वर्ष की आयु में निकलते हैं जिन्हें बुद्धि दांत या फिर अक्ल दाढ़ बोलते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आपका तीसरा चबाणक होता है। ये सबसे अंत में निकलते हैं। अधिक लोगों को 4 अक्ल दाढ़ होती हैं। मनुष्य के रदनक और बुद्धि दंत अवशेषी संरचनाएं हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे आप देखें, दंत बल्क या फिर एनेमल दांत की ऊपरी परत होती है। एनेमल मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। एनेमल मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। एनेमल लगभग 98% कैल्शियम लवण, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा बना होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे फ्लोरीन मजबूती प्रदान करता है, तो ये किसके द्वारा बना होता है, इस पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला अगर हम बात करें ग्रसनी के बारे में, ग्रसनी आपकी क्या होती है। ग्रसनी गले का एक हिस्सा है
जो मुख और नाक को भोजन नली और श्वास नली से जोड़ता है। यह एक पेशी संरचना है जो भोजन और वायु दोनों के लिए एक साझा मार्ग के रूप में कार्य करती है। ग्रसनी भोजन को निगलने पर उसे श्वास नली में जाने से रोकती है और भोजन को ग्रास नली में निर्देशित करती है। तो ग्रसनी का मेन काम क्या होता है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर आप देखें, इसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं आपके? नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और कंठग्रसनी। अब अगर हम बात करें ग्रास नली के बारे में, तो ग्रास नली, जिसे भोजन नली भी कहा जाता है, पाचन तंत्र का एक हिस्सा है जो गले से पेट तक भोजन पहुंचाने वाली एक पेशीय नली होती है। मुख गुहा से लार युक्त भोजन ग्रास नली में पहुंचता है। यह एक लंबी नली है जो आमाशय में खुलती है। इसमें क्रमांकुचन क्रिया के कारण भोजन नीचे की ओर खिसकता है। यहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने के लिए एपिग्लोटिस नामक एक पल्ला ग्रास नली के ऊपर बंद हो जाता है। तो इस पल्ले का नाम आप ध्यान रखेंगे जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, एपिग्लोटिस। अगला है आमाशय, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आमाशय, जिसे पेट भी कहा जाता है, पाचन तंत्र का एक थैलीनुमा अंग है जो ग्रास नली और छोटी आंत के बीच स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य भोजन को संग्रहित करना, पाचन रस जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचन एंजाइम होते हैं स्त्रावित करके प्रोटीन का पाचन करना और भोजन को मथकर छोटी आंत में भेजना होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? आमाशय में। भोजन आमाशय में लगभग 2 से 4 घंटे तक रहता है। इसके बाद आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन, जिसे कायम कहते हैं। तो जो आपका आंशिक रूप से पचा भोजन है, इसको क्या कहते हैं? कायम। ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। छोटी आंत में चला जाता है जहां आगे पाचन होता है। यह वक्ष गुहा में बाईं तरफ फैली हुई संरचना है जो 3 भागों में बटी है। अग्रभाग, इसको क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। मध्य भाग को फंडिक कहते हैं और पश्च भाग को पाइलोरिक। इन तीनों के नाम भी आप ध्यान रखेंगे। आगे आप देखें, आमाशय की भीतरी दीवारों पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जठर ग्रंथियां आपकी कहाँ पर पाई जाती हैं? आमाशय की भीतरी दीवारों पर। आमाशय में पाचन, आमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। आमाशय की भीतरी दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियां जठर रस स्त्रावित करती हैं जो अत्यधिक अम्लीय होता है। इसका पीएच मान 1.8 होता है। तो ये अत्यधिक अम्लीय होते हैं। जठर रस के अंतर्गत पाचन एंजाइम पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं म्यूकस आते हैं। तो इन जठर ग्रंथियों के अंदर जो आपके पाचन एंजाइम हैं, इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। इन पर भी क्वेश्चन बनते हैं। HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है एवं प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ देता है। पेप्सिन का स्त्रावण मुख्य कोशिकाओं द्वारा किया जाता है जो उदर ग्रंथियों के नजदीक प्रचुर मात्रा में मौजूद रहती हैं। इसी प्रकार HCl की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोरेनिन सक्रिय रेनिन में परिवर्तन हो जाता है। यह रेनिन दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसिन में बदल देता है। तो रेनिन का काम क्या है? दूध में जो आपका कैसिनोजन प्रोटीन होता है, इसको कैसिन में बदल देता है। आगे आप देखें, आमाशय में उपस्थित एक अन्य एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज वसा का पाचन करके इसे ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। म्यूकस जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम करके आमाशय की रक्षा करता है। तो इसका काम क्या है? अम्लीय प्रभाव को कम करके आमाशय की रक्षा करना। आगे आप देखें, आंत। आंत एक लंबी पेशी नली होती है जो पाचन तंत्र का हिस्सा है और भोजन को पचाने, पोषण तत्वों को अवशोषण करने और शरीर से अपशिष्टों को बाहर निकालने का काम करती है। यह 2 मुख्य भागों में विभाजित होती है। एक आपकी छोटी आंत है और दूसरा आपकी बड़ी आंत, जो पेट से शुरू होकर गुदा तक फैली होती है। मनुष्य की आंत की लंबाई लगभग 22 फीट होती है। शाकाहारियों में आंत की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसमें भोजन अवशोषण हेतु अतिरिक्त पृष्ठ क्षेत्र मिल जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। शाकाहारियों में इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। आगे आप देखें, मनुष्य की आंत के 2 भाग कौन कौन से हैं? एक आपकी छोटी आंत है, एक आपकी बड़ी आंत। अब छोटी आंत के बारे में कुछ और बातें आपको ध्यान रखनी है। छोटी आंत 3 भागों में विभक्त होती है, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। आमाशय से निकलने के पश्चात भोजन अम्लान्न कहलाता है। यह कायम ग्रहणी में पहुंचता है जहां सबसे पहले यकृत से निकलकर पित्तरस इसमें मिलता है। तो पित्तरस कहां से निकलता है? आपका यकृत से। ये पित्ताशय से नहीं निकलता है, क्योंकि अधिकांश लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि जो पित्तरस है वो पित्ताशय से निकलता है, लेकिन ये गलत है। पित्तरस आपका यकृत से निकलता है। क्षारीय प्रकृति का होने के कारण पित्तरस कायम को क्षारीय बना देता है। पित्तरस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पित्तरस में कोई भी एंजाइम आपका नहीं पाया जाता है। यहाँ अग्नाशय से स्त्रावित अग्नाशय रस आकर कायम में मिलता है। इसके पश्चात यह इलियम में पहुंच जाता है, जहां आंत रस की क्रिया कायम पर होती है। छोटी आंत में भोजन के पूर्ण पाचन के उपरांत इसका अवशोषण भी छोटी आंत में स्थिर रसांकुर द्वारा होता है। बिना पचा हुआ कायम बड़ी आंत में पहुंचता है,
जहां जल का अवशोषण होता है एवं शेष कायम मल के रूप में मलाशय में एकत्रित होकर गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका पाचन चलता है। छोटी आंत में पाचन आपका कैसे होता है? छोटी आंत में भोजन में आते ही 3 पाचन रस मिलते हैं आपके। एक आपका पित्त रस है, दूसरा आपका अग्नाशय रस और तीसरा आपका आंत रस। पित्त रस यहाँ पर क्या होता है? पित्त रस यकृत द्वारा बनाए जाने वाला एक क्षारीय हल्के पीले रंग का पाचक द्रव है जो पित्ताशय में संग्रहित होता है। तो निकलता कहाँ से? आपका यकृत से, लेकिन संग्रहित कहाँ पर होता है? पित्ताशय से। तो दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे। यह पेट से आई अम्लीय कायम भोजन को उदासीन करता है और वसा के पायसीकरण में मदद करता है, जिसमें वसा को पचाना और अवशोषण करना आसान हो जाता है। यह शरीर के कुछ अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने में भी सहायता करता है, जैसे कि बिलिरुबिन और अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को ये शरीर से बाहर निकालता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 600 मिलीलीटर पित्त रस का स्त्रावण होता है। पित्त रस में कोई भी पाचन एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। पित्त रस में पित्त वर्णक जैसे बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन आदि पाए जाते हैं। पित्त रस में उपस्थित 2 लवण आपके कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका सोडियम ग्लाइकोकोलेट और दूसरा होता है आपका सोडियम टारोकालेट। भोजन में उपस्थित वसा को जल के साथ मिलाकर छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देते हैं, जिसे वसा का एमल्सीकरण कहते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ADE के अवशोषण में भी पित्त रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इन विटामिन के अवशोषण में भी पित्त रस इंपॉर्टेंट होता है। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो व्यक्ति में वसा का पाचन सामान्यतः नहीं हो पाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें अग्नाशय रस के बारे में। अग्नाशय रस अग्नाशय द्वारा स्त्रावित एक पाचन द्रव है जो अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए क्षारीय होता है, जिसमें एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं। इस रस में बाइकार्बोनेट आयनों की अधिक मात्रा होती है, जिससे इसका पीएच मान लगभग 8.6 होता है। और इसमें प्रोटीन पाचन एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, वसा पाचन एंजाइम लाइपेज और कार्बोहाइड्रेट पाचन एंजाइम एमाइलेज होते हैं। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। प्रोटीन पाचन एंजाइम कौन सा? आपका ट्रिप्सिन। वसा का पाचन एंजाइम कौन सा? आपका लाइपेज। और कार्बोहाइड्रेट पाचन एंजाइम कौन सा? आपका एमाइलेज। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें 98% जल तथा शेष 2% एंजाइम और लवण होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन के लिए पाचन एंजाइम उपस्थित होते हैं, अतः इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो जो आपका आमाशय रस होता है इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इस पर भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। अब अगर हम बात करें आंतरस के बारे में। आंतरस एक हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है, पानी जैसा स्त्राव है जो छोटी आंत की ग्रंथियों से स्त्रावित होता है। तो आंतरस आपका कहाँ से निकलता है? छोटी आंत से, जिसमें पाचन एंजाइम जैसे माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और पेप्टिडेज बलगम और पेट के अम्लीय भोजन को निष्क्रिय करने वाले पदार्थ होते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन को पूरा करके भोजन को चिकनाई देने और आंत की परत को बचाने में मदद करता है और पोषक तत्वों के अवशोषण को सुगम बनाता है। मनुष्य में लगभग 2 से 3 लीटर आंतरस प्रतिदिन स्त्रावित होता है। आंतरस में निम्नलिखित एंजाइम उपस्थित होते हैं। इन एंजाइम के आपका हम ध्यान रखेंगे क्योंकि इन पर क्वेश्चन आपके बनते हैं। सबसे पहला होता है आपका माल्टेज। ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। अगला आपका सुक्रोज। सुक्रोज ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदल देता है। अगला है लैक्टेज। लैक्टोज को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में बदल देता है। आगे आप देखें, अगला है यहाँ पर रेप्सिन। डाई तथा ट्राइपेप्टाइज को अमीनो अम्लों में तोड़ देता है। इस प्रकार आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है। आगे आप देखें बड़ी आंत। बड़ी आंत आपकी क्या होती है? बड़ी आंत पाचन तंत्र का वह अंतिम भाग है जो छोटी आंत से आए अपचीय भोजन में से पानी सोखता है और उसमें पोषण तत्वों को अलग करता है और अपशिष्ट पदार्थों को कठोर मल में बदलकर मलाशय में जमा करता है, जिसके बाद इस शरीर से बाहर निकल दिए जाते हैं। यह कई भागों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सीकम, बृहदांत, मलाशय और गुदा भाग आपके शामिल होते हैं। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी किंतु लंबाई में छोटी होती है। मनुष्य में यह लगभग 5 फीट लंबी तथा 2.5 इंच चौड़ी होती है। बड़ी आंत 3 भागों में विभक्त होती है। अब ये 3 भाग आपके कौन कौन से हैं, इनका काम क्या है? सबसे पहला भाग है आपका सीकम। छोटी आंत के अंतिम भाग और बड़ी आंत के शुरुआती भाग को जोड़ने वाला एक थैली होती है, तो इसको आप ध्यान रखें। मलाशय, यह बड़ी आंत का अंतिम भाग है जहां मल को शरीर से बाहर निकालने से पहले जमा किया जाता है। और लास्ट है आपका कोलन। मानव पाचन तंत्र का वह हिस्सा है जो सबसे बड़ी आंत या फिर बृहदांत भी कहते हैं। यह छोटी आंत से शुरू होकर मलाशय तथा गुदा तक फैला होता है। इसका मुख्य कार्य पचे हुए भोजन से पानी और पोषण तत्व निकालना, अपशिष्ट को मल में बदलना और फिर शरीर से बाहर निकालना होता है। यह एक ट्यूब जैसा अंग है जो मांसपेशियों से बना होता है।
और पेट के नीचे स्थिर होता है। तो इन सब बातों को भी आपको ध्यान रखना है। मनुष्य में सीकम एक मुड़ी और कुंडलित लगभग 2 इंच लंबी संरचना बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स निकलती है। बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। तो अपेंडिक्स का नाम आप सभी ने सुना होगा, ये आपका एक अवशेषी अंग होता है। बड़ी आंत कोई एंजाइम स्रावित नहीं करती है। इसका कार्य केवल बिना पचे हुए भोजन को कुछ समय के लिए संचित करना होता है। यहाँ जल और कुछ खनिजों का अवशोषण होता है। आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें पाचन ग्रंथियों के बारे में, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला है आपका यकृत। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, जो यकृत नलियों से होते हुए एक पेशीय थैली पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होता है। तो यकृत से आपका क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। यह आपके पित्ताशय में जमा होता है। यह विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है। तो यकृत क्या करता है आपका? विटामिन ए का संश्लेषण। ये क्वेश्चन भी कई बार आपका पूछा गया है। इसके अलावा यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कौन संचित रखता है आपका? यकृत। पित्त का लगातार स्त्रावण करना यकृत का प्रमुख कार्य होता है। यद्यपि पित्त में एंजाइम नहीं होते हैं, फिर भी पित्त लवण भोजन विशेषतः वसाओं के पाचन के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। पित्त भोजन को सड़ने से रोकता है। लंबे समय तक शराब का सेवन, हेपेटाइटिस बी एवं सी संक्रमण, विषाक्त धातुओं आदि के कारण यकृत सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, कौन सा रोग होता है आपका? यकृत सिरोसिस। आगे आप देखें यकृत के काम क्या होते हैं। बाइल जूस एवं यूरिया का संश्लेषण करना ये आपके यकृत में होता है। कार्बनिक पदार्थों का संग्रह भी यहाँ पर होता है। एंजाइमों का स्त्रावण भी होता है। हेपेरिन का स्त्रावण भी आपके यकृत से होता है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए आयरन को स्टोर भी करता है। यह शरीर के लिए डिटॉक्सिफाई प्रोटीन संश्लेषण और पित्त पाचन के लिए आवश्यक तरल पदार्थ के उत्पादन जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगला है यहाँ पर अग्नाशय। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अग्नाशय यू आकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है, जो बहिर्स्त्रावी और अंतरस्त्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अग्नाशय आपके दोनों प्रकार की ग्रंथियों की तरह काम करती है। बहिर्स्त्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशयी रस निकलता है, जिसमें एंजाइम होते हैं, और अंतःस्त्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्त्रावण होता है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्रावण किया जाता है। तो ट्रिप्सिन आपका कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से, जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अग्नाशय एक विशेष रस अग्नाशयी रस पैदा करता है, जिसमें एंजाइम होते हैं। यह रस एक छोटी नली अग्नाशयी डक्ट के माध्यम से छोटी आंत में पहुंचता है। वहां यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसे खाद्य पदार्थों को पचाने में मदद करता है। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अग्नाशय सीधे रक्त प्रवाह में इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन जैसे हार्मोन स्रावित करता है। तो इंसुलिन आपका कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। यह रक्त में मौजूद शर्करा को कोशिकाओं में ले जाकर रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, जिससे शरीर को ईंधन मिलता है। ग्लूकागॉन क्या होता है आपका? यह निम्न रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। ये था आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकते हैं। तो चलिए, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।